क्या होगा अगर कोई फिक्शन बुक लिखे और बाद में उसे पता चले उसने जो नॉवेल अनजाने में लिखी है वह पास्ट में हुई एक सच्ची घटना पे आधारित है। ऐसी घटना जिसका राज दुनिया के सामने छुपाया गया हो। इसी डार्क मिस्ट्री पे इस फिल्म की कहानी है। फिल्म का नाम है बेस्ट सेलर, जो कमाल की मिस्ट्री है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मिस्ट्री। जेसिका का एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू चल रहा है। वह एक फिक्शन नॉवेल राइटर है। उसका लगातार यह चौथा नॉवेल है जो बेस्ट सेलर साबित हुआ है और वह पिछले 3 हफ्ते से बेस्ट सेलिंग नॉवेल है। एंकर उसे पूछती है कि यह सब वो कैसे लिख पाती है, तो जेसिका कहती है कि वह अपने आसपास ही प्लेसेस और कैरेक्टर ढूंढती है। कभी कभी तो उसमें उसका हस्बैंड डैनियल और लड़की मिया भी होती है और फिर वह उन कैरेक्टर को कहानी में बुनती है, इसलिए वह सच्ची लगती है। स्टूडियो में बैठ के जेसिका का इंटरव्यू देख रहे डैनियल और मिया भी बहुत खुश दिख रहे हैं। तभी प्रोग्राम प्रोड्यूसर जोर से कट इट करके चिल्लाता है। वह एंकर के कान में आके कुछ बोलता है जिससे एंकर शॉकिंगली जेसिका को देखती है। अब वह इंटरव्यू सडनली वहीं पे स्टॉप किया जाता है और तभी हमें पता चलता है कि जेसिका की लेटेस्ट बेस्ट सेलर नॉवेल उसने अपने दिमाग से लिखी हुई नहीं है, बल्कि उसे प्लेजराइज किया है। प्लेजराइज का मतलब किसी की आइडिया या कहानी को उसके एक्नॉलेज और कंसेंट के बिना अपना बता के हुबहू पेश करना। इन शॉर्ट वो किसी के बुक की हुबहू कॉपी है। जेसिका इस बात से साफ इनकार करती है। अब सब तरह से हो रहे प्लेजराइज के आरोपों से वो फ्रस्ट्रेट होती है। अब न्यूज चैनल पे भी यही न्यूज चल रही है। जो पिछले 20 साल से बेस्ट सेलर साबित हुई है उसकी लेटेस्ट वर्क प्लेजराइज है। उनके हिसाब से जेसिका ने उसके इस बुक की आइडिया एक राइटिंग कंपटीशन के दौरान पढ़े हुए बुक से चुराई है। अब इस वाकयात को 2 साल गुजरते हैं। जेसिका पे हुए आरोपों की वजह से वह डिप्रेशन में गई है। हमें वह डिप्रेशन की गोलियां लेते हुए नजर आती है। जेसिका अब मिया के साथ कार में बैठ के शहर से दूर एक छोटे गांव की तरफ जा रही है, क्योंकि उसके पब्लिशर ने उसका खोया हुआ आत्मविश्वास उसमें फिर से जगाने की कोशिश की है और उसे नई किताब लिखने के लिए इनकरेज किया है। उसे विश्वास है कि जेसिका में वह टैलेंट है जिससे वह फिर से कामयाबी की चोटी पे जा सकती है और अपनी खोई हुई इज्जत फिर से पा सकती है। तो जेसिका को लिखने के लिए एक इनकरेजिंग एटमॉस्फेयर मिले, इसके लिए उसने जेसिका का एक खूबसूरत से गांव में लेक के किनारे बसे एक घर में इंतजाम किया है, ताकि जेसिका बिना किसी डिस्टर्बेंस से अपनी नई नॉवेल लिख सके। मगर पिछले 2 साल में बहुत कुछ हुआ है। जेसिका और उसके पति डैनियल के रिश्ते में कड़वाहट आ गई है और अब वह दोनों एक साथ नहीं रहते। अब जेसिका और मिया कार से उस गांव पहुंचते हैं। जेसिका अपने नॉवेल के लिए आसपास की फोटो लेने लगती है। तभी वहां पे जेकब आता है। वह जेसिका की कार में झांक के देखता है और जेसिका से कहता है, तुम्हारी बेटी बहुत क्यूट है। जेकब के लुक कुछ बुद्धू किस्म के है, तो जेसिका उसे सस्पिशियसली देखती है। मगर जेकब जेसिका को देखते ही पहचान जाता है कि वो सियोल की फेमस राइटर जेसिका है। तो वह भाग के जाके गांव के मुखिया और बाकी लोगों को इस बात की इत्तला देता है। अब हमें पता चलता है कि जेकब गांव के मुखिया थॉमस का लड़का है। अब सब जेसिका की तरफ भागते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही बताया गया था कि उनके गांव अपनी नई नॉवेल लिखने फेमस राइटर आ रही है और सब उसके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। थॉमस के साथ गांव के और 3 रिस्पेक्टेड लोग भी है। जेसिका को देख के सब खुश हो जाते हैं, मगर उनकी खुशी पे जेसिका कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं होती। अब थॉमस जेसिका को उस घर तक छोड़ देता है जहाँ जेसिका के रहने का इंतजाम किया गया है। वह घर 60 साल पुराना अमेरिकन मिशनरी का था और अब उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी गांव के पंचायत की है। थॉमस बताता है पूरे कोरिया में ऐसा खूबसूरत घर नहीं है, जिसके पीछे हिस्ट्री भी है। अमेरिकन मिशनरीज उस घर में ऑर्फन्स को रखते थे। अब जैसे ही थॉमस घर का मेन डोर खोलता है, एक पागल सी दिखने वाली औरत बाहर की तरफ भागती है। जेसिका उसे देख के डर जाती है, जिस पर थॉमस उसे दिलासा देता है कि वह औरत खाली घरों में सहारा ढूंढती है, मगर वह हार्मलेस औरत है। तभी जेसिका नोटिस करती है कि मिया कार में नहीं है, तो वह घबरा के आसपास ढूंढती है। तो उसे मिया लेक के पार पे खड़ी दिखाई देती है। वह पानी की गहराई में नजरें टिकाए हुए खड़ी है। मगर जेसिका के इस वियर्ड बिहेवियर से थॉमस भी सोच में पड़ जाता है। इस बात का खुलासा एंड में होता है। अब जेसिका और मिया उस घर में रहने आती है। छत पे लगे एक बड़े से धब्बे की ओर जेसिका की नजर पड़ती है, जो उसे अजीब सा लगता है। जेसिका उसे लीकेज का धब्बा समझ के अपना राइटिंग टेबल उसके नीचे से हटा के दूसरी ओर लगाती है। रात को जेसिका लैपटॉप के सामने बैठकर अपनी नई नॉवेल लिखने जाती है, मगर वह एक वर्ड भी नहीं लिख पाती। तो दूसरे कमरे में मिया हमें किसी अदृश्य शख्स के साथ बातें करते हुए दिखाई देती है। घर के बाहर अंधेरे में वह पागल औरत घर की ओर नजर लगाए खड़ी है। दूसरे दिन जेसिका गांव के मार्केट में चली जाती है, तो वहां उसे एक लड़की कहती है कि सुनने में आया है कि उस घर के अंदर आत्माओं का निवास है। मगर जेसिका उस पर ध्यान नहीं देती। अब जेसिका जब घर पे आती है तो उसे दिखाई देता है
कि वही कल वाली पागल औरत दूर खड़ी रह के उसे देख रही है। अब जेसिका फिर से नॉवेल लिखने बैठती है, मगर उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होती है। तभी वो मिया को ऊपर की रूम में किसी से बातें करते हुए सुनती है, तो वो उस रूम में जाती है जो एक स्टोर रूम होता है। जेसिका के पूछने पर मिया उससे कहती है कि मैं मेरे दोस्त के साथ खेल रही थी। जेसिका उससे पूछती है कौन दोस्त? तो अब मिया जमीन की ओर इशारा करती है, मगर थोड़ी देर के बाद जेसिका जब उसी रूम का दरवाजा खोलने जाती है तो वो खुलता नहीं। तो वो की होल में से अंदर देखती है तो उसे अंदर कोई घोस्ट इमेज दिखाई देती है, जिससे वो डर जाती है। मगर बाद में उसे लगता है कि वो उसका वहम था। यहाँ शहर के कॉलेज में डैनियल लेक्चर दे रहा है। उसके लेक्चर का टॉपिक होता है हिप्नोसिस, और वह उसे एक्सप्लेन करते वक्त अनजाने में अनकॉन्शियस प्लेजरिज्म का एग्जाम्पल देता है। अनकॉन्शियस प्लेजरिज्म यानी आप कुछ पढ़ते हैं और बाद में आप उसे भूल जाते हैं, मगर वह चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं बसी हुई होती है, और बाद में फिर जब आप कभी एज ए राइटर कुछ लिखने जाते हो तो आपको लगता है कि वह चीज आपकी ओरिजिनल आइडिया है, और अनइंटेंशनली आप दूसरे की आइडिया को अपनी आइडिया समझ के लिखते हो। मगर डैनियल की यह बातें सुनकर स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह अपनी वाइफ की डिफेंस में यह एग्जाम्पल जानबूझ के दे रहा है। अब जेसिका का पब्लिशर डैनियल से मिलने आता है और उससे कहता है कि उसे अपनी वाइफ को माफ कर देना चाहिए। इसके पहले भी कई बड़े लोगों ने प्लेजराइज किया है, तो हमें जेसिका का हौसला बढ़ाना चाहिए और उसे कुछ अच्छा लिखने के लिए इनकरेज करना चाहिए। डैनियल को जेसिका की फिक्र है, मगर वह भी डिस्टर्ब है। यहाँ गांव के उस घर में डाइनिंग टेबल पे जेसिका और मिया बैठी हुई है और मिया एक गाना गा रही है। उसका वह गाना सुन के जेसिका उससे पूछती है कि यह गाना तुमने किससे सीखा? मिया कहती है मेरी दोस्त से, जिस पर डिस्टर्ब होके जेसिका उसे चुप रहने कहती है। तो अब मिया जेसिका से कहती है कि उसकी दोस्त उसे कहानी भी सुनाती है, मगर जेसिका उसकी बातें सुनने के मूड में नहीं है, तो वह उसे डांट देती है। तो मिया उसे गुस्से से कहती है कि तुम अजीब बर्ताव कर रही हो। अब जेसिका फिर से नॉवेल लिखने की कोशिश करती है, मगर उसे आइडियाज नहीं आता। तो उसे टेबल के नीचे पड़ा एक पुराना कागज का टुकड़ा दिखाई देता है। वो उसे उठा के पढ़ती है, जिस पर 1988 में किसी ईमा नाम की 26 साल की लड़की के मिस्टीरियसली गायब होने के बारे में लिखा होता है, और लिखा होता है जिसको उसके बारे में कुछ पता हो तो वह मॉन्टेसरी नर्सरी में आके इत्तला करे। अब यह क्या राज है, यह आगे जाके हमें पता चलता है। अब जेसिका उसी पागल औरत को अपनी लड़की के साथ देखती है, मगर जेसिका को देख के वह भाग जाती है। इस बात का जिक्र जेसिका जेकब से करती है, मगर वह भी उसे टालते हुए कहता है कि उसके आने से गांव वाले बहुत खुश हैं। उससे जेसिका को पता चलता है कि उसके डैडी थॉमस कभी उस गांव के शेरिफ यानी पुलिस चीफ थे, और वो उस गांव को टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना चाहते हैं। अब जेसिका मिया के पास आती है, जो अपनी माँ से नाराज है। उसकी नाराजगी दूर करने के लिए जेसिका उसे उसकी वो कहानी सुनाने बोलती है, जो उसे उसके उस मिस्टीरियस दोस्त ने सुनाई थी। अब मिया जेसिका से कहती है कि उसकी दोस्त ऊपर के कमरे में रहती थी। वो किसी आदमी से मिलने वाली थी, मगर वह बुरा इंसान निकला। वह आदमी भी उससे बहुत प्यार करता था। अब यह कहानी सुनने के बाद जेसिका को अजीब से विजन्स आने लगते हैं, जैसे मिया भूत बन गई है। 4 अनजाने लड़के सीढ़ियों से नीचे भाग रहे हैं, और मिया ने पिछली बार जमीन पे जिस जगह इशारा किया था, अब वह जगह टूटी फूटी है और उसके नीचे कुछ दफन किया है। वो क्या चीज है यह देखने जेसिका जाती है, तो उसे प्लास्टिक में रैप की हुई किसी की लाश दिखाई पड़ती है। वह देख के जेसिका बहुत डर जाती है, मगर वो उसका भ्रम होता है। अब जेसिका मिया ने बताई हुई कहानी पे नॉवेल लिखना शुरू करती है, जिसमें गांव के ही कैरेक्टर है। जेसिका को यह नॉवेल का आइडिया अच्छा लगता है, जो उसके हिसाब से पूरी तरह ओरिजिनल भी है और जिसको लिखने में वक्त भी कम लगेगा। अब मिया अपने दोस्त से कहानी सुनने लगती है और जेसिका को सुनाने लगती है। जेसिका उसे नॉवेल में बदल के लिखने लगती है, मगर एक दिन मिया जेसिका से कहती है कि अब वह उसकी दोस्त से कहानी नहीं सुनेगी, जिससे जेसिका टेंशन में आती है, क्योंकि मिया ने बताई हुई कहानी की मदद से ही वह अपनी नॉवेल पूरी कर सकती थी। तो अब वह मिया को फोर्स करती है कि वो उसकी दोस्त से कहानी सुने। जेसिका अपने राइटिंग को लेके कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस हो जाती है। एक दिन जेकब लैपटॉप से जेसिका की कहानी का कुछ हिस्सा पढ़ता है और गांव के उन रिस्पेक्टेड लोगों से कहता है कि जेसिका उनके गांव के ऊपर कहानी लिख रही है, जिससे मुखिया थॉमस टेंशन में आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि थॉमस और वो बाकी 3 लोग अच्छे दोस्त हैं और उन चारों के लड़के आपस में दोस्त हैं। उन तीनों लोगों के लड़के शहर चले गए हैं। उसमें से एक डॉक्टर है, दूसरा टीचर है और तीसरा स्पोर्ट्समैन। सिर्फ जेकब ही गांव में पड़ा है। अब जेसिका अपनी नॉवेल लिख के पूरी करती है और पब्लिशर को देती है। नॉवेल पढ़ के पब्लिशर बहुत खुश होता है, वह जेसिका की तारीफ करता है। अब जेसिका की नॉवेल पब्लिश होती है, जिसका नाम होता है एबिस। एबिस यानी गहरी खाई। नॉवेल रातों रात बेस्ट सेलर बन जाती है। अब फिर से जेसिका के चर्चे होने लगते हैं।
ऐसे में एक दिन जेसिका मिया के साथ बाथ टब में नहा रही होती है कि तभी उसे पब्लिशर का फोन आता है। उसकी बातें सुनकर जेसिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पब्लिशर उसे कहता है कि तुमने फिर से ऐसा क्यों किया। अब न्यूज से जेसिका को पता चलता है कि उसकी नई नॉवेल के कैरेक्टर, जगह, इतना ही नहीं बल्कि स्टार्ट टू एंड किसी पुराने बुक की कॉपी है, जिससे जेसिका शॉक होती है। अब जेसिका मीडिया से खुद को बचाते हुए पब्लिशर के पास पहुंचती है। पब्लिशर गुस्से से जेसिका से कहता है कि तुम्हारी यह बुक भी प्लेजराइज है। 1992 में पब्लिश हुई बुक ट्रेजेडी एंड की वह हूबहू कॉपी है। पब्लिशर उससे कहता है कि तुम्हारी बुक में लिखा हुआ सॉन्ग भी वैसे के वैसा उस बुक में है। जेसिका उससे कहती है कि उसकी नॉवेल उसने मिया से सुन के लिखी थी। तो अब गुस्से से पब्लिशर जेसिका को दोबारा ना मिलने की वार्निंग देता है। अब इसका जवाब मिया से मांगने जेसिका घर पे आती है, मगर मिया घर पे नहीं होती। तो अब जेसिका अपने हस्बैंड डैनियल के पास जाती है और उससे मिया कहाँ है पूछती है। उस पर डैनियल उसे गुस्से से कहता है कि बस करो, अपनी गलतियां दूसरों पे मत डालो। अब जेसिका को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है। वह उससे पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे नॉवेल की कहानी मिया ने तुमसे कही थी? जेसिका दावे के साथ कहती है हाँ, मगर जेसिका को समझ में नहीं आता कि सब लोग उसे इस बात को लेके शक की नजर से क्यों देख रहे हैं। तभी साइकेट्रिस्ट के जोर देने पर जेसिका को याद आता है कि मिया तो है ही नहीं, मिया तो कब की मर चुकी है। टब के पानी में हेयर ड्रायर गिरने की वजह से शॉक लग के मिया की एक्सीडेंटली मौत हुई थी। मतलब अब तक हमें जेसिका के साथ जो मिया दिख रही थी वह जेसिका की इमेजिनेशन थी। उस दिन कार में जेकब ने मिया को नहीं बल्कि उसके फोटो को देख के क्यूट कहा था। जेसिका का मिया को इमेजिन करके बात करना। उस दिन पायर पे भी मिया नहीं थी, इसलिए थॉमस जेसिका को अपने आप से बातें करते देख चकरा गया था। उस दिन झूले पे भी वह पागल औरत अकेली थी। जेसिका इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मिया मर चुकी है, तो वह अपने दिमाग में बिठा लेती है कि मिया जिंदा है और उसके साथ रहती है, और धीरे धीरे वह अपने इस भ्रम को सच मानने लगी थी। तो अब सवाल उठता है कि अगर मिया जिंदा है ही नहीं तो जेसिका को कहानी किसने सुनाई? इसका जवाब हमें आगे मिलता है। अब सच्चाई आंखों के सामने आने के बाद जेसिका फूट फूट के रोने लगती है। डॉक्टर का मानना है कि अपने प्लेजराइज को जस्टिफाई करने के लिए जेसिका ने मिया का कैरेक्टर जिंदा रखा, जो सुन के डैनियल सैड हो जाता है। अब इस बदनामी का सामना डैनियल के साथ पब्लिशर को भी करना पड़ता है। अपने अगले सेशन में डॉक्टर जेसिका से पूछते हैं कि ये ईमा कौन है जो तुम्हारे नॉवेल की मेन कैरेक्टर है, क्योंकि जेसिका असली कैरेक्टर पर स्टोरी लिखती है। वह डॉक्टर से कहती है कि 1988 में वह लापता हुई थी। उस घर में उस रात एक एक्सीडेंट हुआ था। विला रिपेयर करने के दौरान उस रात उसका मर्डर हुआ और उसे उसी घर में दफनाया गया। डॉक्टर जेसिका से कहते हैं कि यही सेम स्टोरी उस पुराने नॉवेल में है, तो तुम पे विश्वास क्यों रखा जाए? डैनियल डॉक्टर से कहता है कि हो सकता है उस पुराने नॉवेल की स्टोरी सच हो, मगर उसके पब्लिश होने के बाद जब लोगों ने उस पर विश्वास नहीं रखा तो किसी अनजान ताकत ने वह सच्चाई जेसिका के जरिए फिर से दुनिया के सामने लाने की कोशिश की हो। मगर डॉक्टर का मानना है कि यह सब प्लेजराइज पे दिया गया एक्सक्यूज है। अब डैनियल जेसिका से कहता है कि तुम्हारे कारण पब्लिशर को अपनी कंपनी बेचनी पड़ी, कम से कम उसे बदनामी से बचाने के लिए अपनी गलती को दुनिया के सामने मान लो। तो उस पर जेसिका उससे कहती है कि मैं सच को दुनिया के सामने ला के रखूंगी। अब जेसिका ट्रेजेडी एंड बुक का प्रीफेस पढ़ती है तो उस पर ऑथर ने लिखा होता है कि यह कहानी मेरी वाइफ को मिली उस लड़की ने बताई हुई कहानी पे आधारित है जो उस मिशनरी घर में रहती थी। तो अब जेसिका उस राइटर के घर पहुंच जाती है। वहां रहने वाली लेडी जेसिका से कहती है कि उस नॉवेल का राइटर रॉनी 10 साल पहले ही मर चुका है। वह एक बुरा इंसान था। वह अपनी वाइफ को यहाँ छोड़ के गया और सालों तक वापस नहीं आया। उसके इंतजार में उसकी वाइफ मर गई और उसके काफी दिनों बाद रॉनी वापस आया तो उसने अपनी वाइफ की मौत का फायदा अपनी बुक प्रमोट करने के लिए किया। मगर जेसिका वहां पड़े रॉनी के नोट से समझ जाती है कि रॉनी जैसा आदमी ऐसी किताब लिख ही नहीं सकता। तो उसने यह किताब उसके डेड वाइफ ने सुनाई हुई कहानी पे लिखी है। मतलब जिस तरह जेसिका को मरी हुई मिया ने ईमा की कहानी सुनाई, उसी तरह रॉनी को उसकी मरी हुई पत्नी ने ईमा की कहानी सुनाई। अब जेसिका ठान लेती है कि ईमा की सच्चाई क्या है वह जान के रहेगी, मगर डैनियल उसे रोकता है और कहता है कि भूल जाओ वह सब कुछ। मगर जेसिका उससे कहती है कि वह सच जानने उस घर में जा रही है और हो सके तो तुम भी आ जाना। तो अब जेसिका अपनी शुरुआत उस नोट में मिले मॉन्टेसरी नर्सरी से करती है, जो अब खंडर में तब्दील हो चुका है। वहाँ उसे मिया की आत्मा दिखती है। वह उसका पीछा करते हुए एक रूम तक जाती है जहाँ उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं। उसमें से एक ईमा और उसकी माँ की होती है और दूसरे में ईमा अपने 4 दोस्तों के साथ दिखाई देती है। उन चारों में जेकब भी है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेकब और ईमा खास दोस्त थे, मगर उन बाकी 3 लोगों के बारे में हमें आगे पता चलता है।
तभी जेसिका को वही पागल औरत दिखाई देती है। अब हमें पता चलता है कि वो पागल औरत कोई और नहीं बल्कि इमा की माँ है। जेसिका उसका पीछा करती है। वह औरत उसे कुछ बताने जाती ही है कि एक ट्रक उसे उड़ाता है। वो वहीं पे मर जाती है। यहाँ डैनियल अपने पुलिस दोस्त से इमा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसे पता चलता है कि इमा 1988 में विदाउट ट्रेस गायब हो गई थी। सुनने में आया है कि वो सियोल गई है। डैनियल अब जेसिका की चीजें देखने लगता है तो उसे उसमें जेसिका का वॉइस रिकॉर्डर मिलता है जिसमें जेसिका मिया के साथ बात कर रही होती है। डैनियल गौर से वो कन्वर्सेशन सुनता है तो उसे जेसिका के साथ किसी की विस्परिंग आवाज सुनाई पड़ती है जिसमें उसे मिया की आवाज सुनाई पड़ती है। वो सुन के वो शॉक होता है। यहाँ जेसिका इमा की माँ की मौत को लेके पुलिस स्टेशन में बैठी होती है कि तभी उसकी नजर बोर्ड पे लगाए एक फोटो पे जाती है जिसमें शेरिफ थॉमस के साथ गांव के वो 3 प्रेस्टिजियस लोग भी है। तभी उसे रॉनी ने लिखी हुई नोट्स याद आती है जिसमें उसने लिखा था इमा को जिन 4 लोगों ने मारा है वह गांव के प्रेस्टिजियस लोग हैं। अब जेसिका पुलिस स्टेशन में आए उन 4 लोगों पे सीधा सीधा इमा की हत्या का इल्जाम लगाती है जिससे वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं और वो इस बात से साफ इनकार करते हैं। जेकब जेसिका को गांव छोड़ के जाने की विनती करता है। वह उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा छोटा गांव डिस्टर्ब हुआ है। जेसिका उसे इमा के साथ वाली फोटो दिखाती है तो वह उसे बताता है कि इमा एक राइटर बनना चाहती थी तो वह गांव छोड़ के सियोल चली गई। हम एक दूसरे से प्यार करते थे मगर वो मेरे प्यार को ठुकरा के शहर चली गई। हमारे गांव के एक आदमी ने उसे सियोल में बुरी हालत में भी देखा मगर जेसिका को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता। वह डैनियल को फोन पे बताती है कि घर में कोई गहरा राज है जिसे सुलझाने वो वहाँ जा रही है। अब वह उस घर में आती है कि तभी उस घर में 3 लोग आते हैं। यह 3 लोग वही है जिनको हमने फोटो में इमा के साथ देखा था और यह 3 लोग उस गांव के 3 प्रेस्टिजियस लोगों के लड़के हैं। अब यह तीनों किसी मकसद से उस घर में आए थे। उन्हें देख के जेसिका चुप जाती है। अब उन तीनों की बातों से पता चलता है कि जेसिका की किताब की कंट्रोवर्सी के कारण लोगों की नजर में वो घर आया है तो पुलिस ने या किसी ने उस घर की तलाशी ली और उन्हें घर में दफनाई हुई इमा की लाश मिली तो अब वह इमा की लाश को हटाने आए हैं। मतलब इमा की मौत को वह जिम्मेदार थे। उनकी बातें सुनकर जेसिका वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो उसे पकड़ने जाते हैं। उनमें से विंसी नाम का लड़का जेसिका को छत पे पकड़ने की कोशिश करता है तो वह वहाँ से नीचे गिरता है जिससे उसके पैर की हड्डी पूरी तरह टूट जाती है। तो दूसरा माइकल जंगल में गिर के घायल होता है। अब तीसरा डॉक्टर नोलान भी जेसिका को पकड़ने में नाकामयाब होता है कि तभी जेसिका के सामने जेकब आता है। उसे देख के जेसिका राहत की सांस लेती है मगर उसे पता चलता है जेकब उनसे मिला हुआ है। जेकब, विंसी, माइकल और नोलान यह वही 4 दोस्त थे जो फोटो में इमा के साथ थे। अब चारों जेसिका को कैद कर लेते हैं और हमारे सामने उस रात की सच्चाई आती है। 1988 की उस रात इमा सियोल जाने की तैयारी में थी तो जाने के पहले वह अपने दोस्तों को गुड बाय करना चाहती थी। तभी वहाँ आए जेकब ने अपने प्यार का इजहार उसके सामने किया। इमा ने उससे कहा कि वह जेकब को सिर्फ एक दोस्त समझती है, इसके सिवा और कुछ नहीं। जेकब नहीं चाहता था कि इमा सियोल जाए। तभी वहाँ छुपे विंसी, माइकल और नोलान के दिमाग में इमा के साथ कुछ गलत करने का इरादा था तो वह अपने चेहरे पे मास्क लगा के इमा की तरफ बढ़ते हैं। वह जेकब को मार के घायल करते हैं तो इमा बीच में आ जाती है। वह लकड़ी से विंसी को मारती है। अब गुस्सा होके विंसी उसे मारता है। अब उस हाथापाई में इमा को जोर का धक्का लगता है जिससे वह पीछे जाके फेंस के ग्रिल्स पे गिरती है और उसमें लगी नुकीली सलिया उसके पीठ में घुस जाती है। इमा की वहीं पे मौत होती है। अब वह देख के चारों के होश उड़ जाते हैं। वो पूरी तरह घबरा के इमा को ऊपरी रूम के जमीन के नीचे दफना के वहाँ से भाग जाते हैं। अब फ्लैशबैक खत्म होता है तो जेसिका बंदी हुई हमें दिखाई देती है। अब वह चारों जमीन पे उस जगह खुदाई करते हैं मगर उन्हें अंदर लाश नहीं मिलती जिससे तीनों को झटका लगता है। उन्हें शक होता है कि जेसिका ने इमा की लाश को कहीं छुपाया है। अब इस बात को लेके चारों में आर्ग्यूमेंट होती है। तभी जेसिका को खोजता हुआ डैनियल वहाँ पे आता है तो जेकब उस पर वार करके उसे बेहोश करता है और उसे ऊपर के रूम में लेके जाता है। जेकब शांति से जेसिका को पूछता है कि उसने इमा की लाश को कहाँ रखा है यह वो उसे बताए। तो उसका बात करने का ढंग देख के नोलान और माइकल उसे और उसके डैडी थॉमस को गाली देते हैं जिस पर गुस्सा होकर जेकब और नोलान के बीच हाथापाई होती है। जेकब अनजाने में उसे मार डालता है तो घबरा के माइकल जंगल में भागता है मगर एक नुकीले झाड़ की टहनी पे गिर के उसकी मौत होती है। अब जेसिका अपने आप को छुड़ाती है कि तभी जेकब की नजर उस पे पड़ती है तो अब जेसिका वहाँ से भागती है। जेकब जेसिका का पीछा करता है मगर जेसिका उसी के ट्रक से उसे दीवार पे दबोचती है जिसमें जेकब मर जाता है। तभी वहाँ पे शेरिफ थॉमस आता है। वह अपने बेटे जेकब को मरा हुआ देख के पागल होता है। वह जेसिका को बेहोश करके बोट में डाल के लेक में से ले जाने लगता है और यहाँ और एक राज खुलता है। उस रात थॉमस उस घर आया था
मगर उसे वहाँ देख के चारों वहाँ से भागे थे और तभी थॉमस को जमीन के नीचे दफन की हुई इमा दिखाई दी थी। मगर तब इमा मरी नहीं थी, वह जिंदा थी। थॉमस को लगा था कि चारों ने इमा के साथ कुछ गलत करके उसे वहाँ दफनाया है और उनमें से एक उसका बेटा भी है। इमा थॉमस से मदद के लिए विनती करती है, मगर अपने बेटे को बचाने के लिए और सबूतों को पूरी तरह मिटाने के लिए शेरिफ थॉमस हैवान बन जाता है। इमा को बचाने के बदले वो उसे गला घोट के मार देता है। अब इस राज को सुन के जेसिका शॉक होती है। जिस गांव को अच्छे लोगों का गांव कहा जाता था, वहाँ सब एक से बढ़कर एक हैवान भरे थे। खुद गांव का शेरिफ सबसे बड़ा हैवान था। अब थॉमस जेसिका को पानी में फेंक देता है। जेसिका पानी में डूबने लगती है तो उसे लेक की तह पे इमा का स्केलेटन दिखता है। मतलब थॉमस ने इमा की लाश को घर से निकाल के लेक में डुबो दिया था। यहाँ पानी के नीचे जेसिका को थॉमस की गन मिलती है। वह उससे फायर करती है। जो बोट में बैठे थॉमस को बुलेट लगती है और वह मर जाता है। गोली की आवाज सुन के होश में आया डैनियल पानी में जंप करके जेसिका को बचाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। एक बड़ा राज जेसिका की वजह से खुलने से उसके नाम के चर्चे होते हैं, तो पब्लिशर उसे नया नॉवेल लिखने कहता है। जेसिका फैसला करती है कि वह इसी कहानी को एक नए सिरे से लिखेगी, जिसमें एक माँ और उसकी बेटी मेन कैरेक्टर में होगी। मतलब जेसिका और मिया मेन कैरेक्टर होगी और उस नॉवेल की स्टोरी वही होगी जो इस फिल्म की स्टोरी है। आखिर में जेसिका पब्लिशिंग अथॉरिटी के सामने यह मानती है कि अननोइंगली उसने प्लेजराइज किया है और दोबारा वह ऐसी गलती नहीं करेगी। अब अपनी नॉवेल पूरी करने के लिए जेसिका उसी गांव की ओर निकल पड़ती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।